गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विशेष फिजिक्स क्लासेज। अपन सेकेंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बुक में चैप्टर फर्स्ट की स्टडी कर रहे थे, जिसमें डाइवर्जेंस का कंसेप्ट क्लियर कर लिया था और इससे जिस प्रीवियस वाली क्लास में अपन ने लाइन इंटीग्रल को डिस्कस किया था। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, कि किसी भी सदिश क्षेत्र का कर्ल कैसे निकाला जाता है, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड कैसे निकाला जाता है। और पहले तो अपन को ये डिस्कस करना है कि कर्ल होता क्या है, कि कर्ल से क्या मीनिंग निकलता है, वेक्टर फील्ड में इसका क्या रोल है। जैसे अपन ने डाइवर्जेंस पढ़ा है, उसके बाद अपन ने ग्रेडियंट पढ़ा था और उसके बाद अपन ने कर्ल पढ़ रहे हैं। तो अपन के पास ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल तीन टर्म है और तीनों ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा सदिश क्षेत्र का कर्ल और कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। तो यहाँ पे कर्ल होता क्या है, तो सभी को पता है कि अपन ने देखा था कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ये तीन टर्म देखी थी, जिसमें ग्रेडियंट होता है वो जो डेल होता है वो किसी स्केलर पर ऑपरेट होता है, यानी किस पर ऑपरेट होता है, फाई पर। ये तो क्या था, अपने पास ग्रेडियंट था। एक अपन ने देखा था डाइवर्जेंस, जो डेल डॉट होता है और किसी वेक्टर पर ऑपरेट होता है, तो वो क्या था, अपने पास डाइवर्जेंस था। आज अपन देखने वाले हैं कि डेल है वो किसी क्रॉस पर ऑपरेट होता है, तो वो क्या होता है, अपने पास कर्ल होता है। तो ये कर्ल होता है। तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, कैसे ये डिफाइन होता है, उसको देखेंगे। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि माना कि कोई भी वेक्टर फील्ड है, माना कि एक सदिश क्षेत्र है, उसमें एक बंद पथ क्या है, सी है। इस बंद पथ को सूक्ष्म लंबाई यानी माइक्रो एलिमेंट में, इसको माइक्रो सेगमेंट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, अल्पांश में विभाजित किया जाता है। माना कि उसमें किसी अल्पांश पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, dl, और इस अल्पांश की स्थिति पर जो वेक्टर फलन है उसका मान a है। a यानी वेक्टर फलन का मान, कोई वेक्टर फील्ड है a वेक्टर। तो सदिश फलन a तथा dl का जो अदिश गुणनफल होगा, dl का अदिश गुणनफल a डॉट dl होगा, और संपूर्ण पद पर सदिश फलन का रेखा समाकलन लिखना है। देखो, सबसे पहले तो अपन ने इसमें एक क्लोज पाथ को इमेजिन किया, तो ये अपना क्या हो जाएगा, कोई क्लोज पाथ हो गया। ये अपने पास क्या हो गया, कोई क्लोज पाथ हो गया, जिसका नाम क्या है, अपने पास c है। अब मैं कह सकता हूँ, यदि इसकी डायरेक्शन लेता हूँ तो इसकी डायरेक्शन में फिक्स कर लेता हूँ कि ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी, ये वाली होगी और ये वाली होगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज मैंने डायरेक्शन इसकी फिक्स कर दी कि कोई क्लोज पाथ था सी। इसके अंदर यदि मैं इसके एरिया की बात करूँ तो इसका जो एरिया होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी क्या होगा, DA, और इसको मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, DA वेक्टर। अब इसने बोला है कि ये जो क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ C है, इसको ही मुझे क्या करना है, सूक्ष्म लंबाई में डिवाइड करना है। यानी जो क्लोज पाथ है इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। 1 पार्ट तो ये वाला हो जाएगा, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया K, L, M और N। तो K to L फर्स्ट पार्ट है, L से M सेकेंड पार्ट है, M से N थर्ड पार्ट है और N से K फोर्थ पार्ट है। तो इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं सूक्ष्म लंबाई में भी डिवाइड कर सकता हूँ, और भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इस अल्पांश पर जो डिस्प्लेसमेंट लिया वो dl, यानी एक पथ का, यानी kl पथ का जो डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, dl माना जाएगा। तो अल्पांश की स्थिति पर जो वेक्टर फील्ड होगा वो क्या होगा, a वेक्टर। तो ऐसे ही वेक्टर फील्ड a वेक्टर है तथा अदिश इसका दोनों का वेक्टर फील्ड यदि a वेक्टर है और जो विस्थापन होता है वो dl है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a डॉट dl। यानी ये फॉर्मूला आपने पढ़ा रखा है कि यदि किसी पर कोई फील्ड ऑपरेट करवाया जाता है, फील्ड अप्लाई करवाया जाता है, तो उसमें विस्थापन आता है कितना, dl। तो इसका जो रेखीय समाकलन लिखा जाएगा वो रेखीय समाकलन लिखा जाएगा किससे, तो वो अपन जो रेखीय समाकलन लिखते हैं वो लिखते हैं गामा से। किससे लिखते हैं, वो लिखते हैं अपन गामा से। तो अपन लिख सकते हैं कि जो भी इसका रेखीय समाकलन होगा वो होगा अपने पास गामा। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास गामा इज इक्वल टू, ये वाली जो टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास, कोई भी बंद पथ है तो बंद पथ के लिए क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल आ जाएगा। और यहाँ पे जो रेखीय समाकलन होगा वो क्या होगा, अपने पास a वेक्टर डॉट हो जाएगा अपने पास dl वेक्टर। a वेक्टर डॉट का क्या हो जाएगा, अपने पास dl वेक्टर। ये इसका रेखीय समाकलन हो जाएगा। तो ऐसे कैसे, एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज देयर इज ए क्लोज्ड पाथ C। तो ये क्लोज पाथ ले लिया, किसी वेक्टर फील्ड के अंदर है, वेक्टर फील्ड अपन ने क्या मान रखा है, a वेक्टर। दिस क्लोज पाथ इज डिवाइडेड इनटू माइक्रो लेंथ सेगमेंट। तो अपन ने इसको माइक्रो लेंथ में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज द डिस्प्लेसमेंट एंड एनी सेगमेंट इज dl एंड द वैल्यू ऑफ द वेक्टर, इसको dl वेक्टर भी लगा सकते हो, एंड द वैल्यू ऑफ द वेक्टर फंक्शन एट द पोजिशन ऑफ द सेगमेंट इज a वेक्टर। देन द वेक्टर फंक्शन a वेक्टर एंड dl वेक्टर, द स्केलर प्रोडक्ट a डॉट dl
स्केलर प्रोडक्ट दोनों का क्या होगा, ए डॉट डी एल विल बी द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फंक्शन द कंप्लीट पाथ। तो इसका भी लाइन इंटीग्रल एज इट इज जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास ए वेक्टर डॉट डी एल। तो देखो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों बोथ लैंग्वेज को कॉमन किया गया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाएं। तो फर्स्ट अपने क्या एज्यूम किया, एक क्लोज पाथ लिया जिसका नाम सी है। इस क्लोज पाथ को मैं बहुत सारे एलिमेंट में डिवाइड कर लेता हूँ। उस एलिमेंट का यदि कोई वेक्टर फील्ड था वो ए वेक्टर था और उसका डिस्प्लेसमेंट डी एल वेक्टर था, तो उसका लाइन इंटीग्रल इस टर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इसका लाइन इंटीग्रल लिख दिया। फिर अपन देखते हैं इसके जस्ट आगे लिखा हुआ है कि सदिश फलन के जस्ट इसके आगे लिखा हुआ है कि सदिश फलन के बंद पथ पर रेखा समाकलन को परिसंचरण के नाम से जाना जाता है। कहाँ से जाना जाता है, परिसंचरण। आपने सुना होगा एक परिसंचरण का मतलब होता है एक टाइप से घूर्णन अवस्था। क्या होता है अपने पास, घूर्णन अवस्था, या अपने पास जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, रोटेट कंडीशन। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जब भी इसका रोटेशनल कंडीशन समझाई जाएगी तो वो कैसे समझाई जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सदिश फलन के बंद पथ पर, क्या लिख सकते हैं हम, सदिश फलन के बंद पथ पर जो रेखा समाकलन होता है उसको परिसंचरण के नाम से जाना जाता है। यानी कोई भी अपन ने वेक्टर फील्ड लिया है, वो वेक्टर फील्ड क्या था, ए वेक्टर था, क्लोज पाथ सी था, उस पर यदि मैं लाइन इंटीग्रल को लिखता हूँ तो उसको एक नया नाम देते हैं परिसंचरण। क्या नाम देते हैं, परिसंचरण। और ये परिसंचरण का मतलब होता है एक तरीके से घूर्णन या रोटेशनल या रोटेशन। तो ये रोटेशन के बेस पे डिफाइन होता है, उसको ही परिसंचरण के नाम से जानते हैं। तो किसी का भी क्लोज पाथ का लाइन इंटीग्रल लिखा जाता है तो उसको एक नया नाम है परिसंचरण के नाम से भी जाना जाता है। रेखा समाकलन पृष्ठ तल के अभिविन्यास पर निर्भर करता है, जैसा सरफेस होगा उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। इस तल को इस प्रकार रखा जाता है कि परिसंचरण का मान क्या हो, अधिकतम हो। परिसंचरण का मान अधिकतम होने का मतलब है कि जो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू है, जिसमें लाइन इंटीग्रल क्या होता है अपने पास, क्लोज ए डी एल, यानी ये वाली टर्म थी इंटीग्रल ए डॉट डी एल, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए अपने पास, कर्ल के लिए मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो मैं लिख सकता हूँ कि रेखीय लाइन इंटीग्रल को या रेखीय समाकलन को इस प्रकार रखते हैं कि जो परिसंचरण का मान है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। क्या हो जाए, मैक्सिमम। लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड पाथ ऑफ ए वेक्टर फंक्शन इज नोन एज रोटेशन। तो परिसंचरण का मतलब क्या होता है, देखो आपको पता लग रहा होगा, रोटेशन होता है। लाइन इंटीग्रल डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस, दिस प्लेन इज कीप्ड इन सच वे द वैल्यू ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो मैथमेटिकल टर्म आएगी वो कैसे आएगी, तो उसको अपन देख सकते हैं कि ये वाली जो भी टर्म आएगी वो क्या आएगी। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे मुझे लिखना है कि इसका परिसंचरण लिखना है। क्या लिखना है अपने पास, परिसंचरण लिखना है। तो यहाँ पे जो अपने पास लाइन इंटीग्रल है उस लाइन इंटीग्रल को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर की वैल्यू होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, एक तरीके से मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए अपने पास, मैक्सिमम या अधिकतम होनी चाहिए। ये क्या हो जाएगा आपके पास, अधिकतम। फिर अपन बात करते हैं रेखा समाकलन तथा पथ द्वारा परिबंध क्षेत्रफल का अनुपात सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है और इसकी दिशा तल के लंबवत होती है। ये डिफाइन करता है कर्ल को। तो एक तरीके से ये कर्ल की डेफिनेशन है, द रेशो ऑफ द लाइन इंटीग्रल एंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पाथ इज कॉल्ड द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यदि मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अपने पास क्या, कर्ल ए वेक्टर। यदि मैंने कोई भी वेक्टर लिखा है ए वेक्टर तो उसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी अपने पास, गामा अपॉन में क्या बनेगा, डी ए। क्या बनेगा अपने पास, यहाँ पे कोई लिमिट लग जाएगी डी ए रेज टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास गामा अपॉन में क्या हो जाएगा, डी ए। यानी मैं कह सकता हूँ कि रेखा समाकलन, तो रेखा समाकलन क्या हो गया, गामा हो गया, तथा पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल का अनुपात। और पथ जो भी पथ था वो अपन ने क्लोज पाथ लिया था, ए सी था, उसका एरिया था वो कितना था, डी ए। तो इन दोनों का जो रेशो होगा वो किसको डिफाइन करता है, कर्ल को डिफाइन करता है। तो इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट डी ए रेज टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी ए वेक्टर डॉट हो जाएगा अपने पास डी एल वेक्टर और अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास, डी ए। और यहाँ पे क्लोज पाथ था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, क्लोज पाथ आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस टर्म से। और मुझे पता है कि ये जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए अपने पास, मैक्सिमम होनी चाहिए।
इसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास, मैक्सिमम। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या डिफाइन करता है अपने पास, कर्ल को डिफाइन करता है, और इसकी जो डायरेक्शन डिफाइन होती है वो क्या होती है, सरफेस के, या मैं लिख सकता हूँ कि वेक्टर फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी जो भी प्लेन होगा, जैसे मैंने माना कि ये प्लेन है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपने पास होगी वो इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो ये क्या डिफाइन हो जाएगा अपने पास, कर्ल डिफाइन हो जाएगा। तो कर्ल को डिफाइन करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल रेशो ऑफ द लाइन इंटीग्रल एंड द सरफेस एलिमेंट इन क्लोज्ड पाथ। तो यहाँ पे इसका ये क्या डिफाइन हो जाएगा अपने पास, कर्ल डिफाइन हो जाएगा। अब यदि इसको फिजिकल मीनिंग के बेस पे देखें तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यदि डायरेक्शन या वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या हो सकता है, कर्ल ए वेक्टर, यदि मैं डायरेक्शन लगाऊँ तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या लगा सकता हूँ, एन कैप लगा सकता हूँ। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, लिमिट डी ए रेज टू 0, यानी यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, यहाँ एक ब्रैकेट बना लूँ और 1 में डी ए, यहाँ पे जो टर्म है वो हो जाएगी अपने पास क्या, लाइन इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, और ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, मैक्सिमम। तो ये इसका हमको क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। तो कर्ल ए वेक्टर डॉट इसकी डायरेक्शन आ गई परपेंडिकुलर प्लेन के एन कैप, लिमिट डी ए रेज टू 0, 1 में डी ए, और जो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू थी वो मैंने वैल्यू रख दी। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, कर्ल डिफाइन हो जाएगा। क्लियर। अब इसके कुछ फिजिकल मीनिंग की बात करेंगे कि फिजिकल मीनिंग में क्या होता है इसमें। वैसे तो फिजिकल मीनिंग इसका आप सभी जानते हैं, तो भी अपन एक बार डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि कर्ल हमेशा कौन से फलनों का ज्ञात किया जाता है। तो अपन ने देखा था कि कर्ल होता है वो ओनली फॉर वेक्टर फंक्शन का फाइंड आउट किया जाता है। तो कर्ल हमेशा किसका ज्ञात किया जाता है, सदिश फलनों का ज्ञात किया जाता है, तथा किसी सदिश का कर्ल ज्ञात करने पर हमें एक सदिश राशि प्राप्त होती है। मुझे पता है कि किसी का भी मैं कर्ल यानी डेल क्रॉस ए निकालता हूँ तो उसका रिजल्ट मुझे पास क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। मुझे भी पता है कि डेल भी अपने पास आई जी के यानी वेक्टर टर्म है, ए भी वेक्टर टर्म है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो कर्ल हमेशा सदिश फलनों का ज्ञात किया जाता है तथा सदिश का कर्ल ज्ञात करने पर हमें एक सदिश राशि प्राप्त होती है तथा रेखीय समाकलन द्वारा कर्ल को परिभाषित किया जा सकता है। कर्ल इज ऑलवेज फाउंड इन वेक्टर फंक्शन एंड बाय फाइंडिंग द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड वी गेट ए वेक्टर क्वांटिटी एंड द कर्ल इज डिफाइंड बाय लीनियर इंटीग्रेशन। तो लीनियर इंटीग्रेशन के बेस पे कर्ल को डिफाइन किया जा सकता है। यदि मैं इसके फिजिकल मीनिंग की बात करूँ तो फिजिकल मीनिंग क्या कहता है, सदिश क्षेत्र के कर्ल की उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है, रोटेशनल केज से या परिसंचरण से। तो अपन ने देखा कि इसका जो फिजिकल मीनिंग होता है वो कहाँ से होता है, रोटेशन से होता है या परिसंचरण से होता है। किससे होता है, परिसंचरण से। इसको समझने के लिए अब इसका फिजिकल मीनिंग देखना है तो यहाँ पे मैंने एक घटना इमेजिंग की है। यदि मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे आपका कोई टब है, क्या है आपके पास इस टाइप का कोई टब बना हुआ है, पानी का टब है। इस टब में मैं क्या करता हूँ, एक छेद कर लेता हूँ, कहाँ पर, नीचे की ओर। यदि मैं कहता हूँ कि इस टब पर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक छोटा सा छेद कर दिया और इसमें जो पानी है वो पानी भरा हुआ है। जब भी इसमें आप इस छेद करोगे तो ये पानी यहाँ से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा। क्या पानी एक साथ बाहर निकल सकता है क्या, यहाँ से एक छोटा सा छेद करने पर नहीं निकल सकता। तो जब भी यहाँ से पानी बाहर निकलता है तो इस पानी के अंदर देखते हो कि रोटेशनल घूर्णन उत्पन्न होते हैं, यानी एक तरीके से ये पानी है वो इस तरीके से घूमता हुआ बाहर निकलेगा। किस तरीके से, इस तरीके से घूमता हुआ बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे अपन ने ये लिखा है कि एक पात्र की कल्पना करते हैं, इस पात्र में द्रव को भरा जाता है, पानी को भर दिया जाता है। पात्र के निचले सिरे पर एक छिद्र करते हैं जिससे पानी घूमता हुआ बाहर निकलता है और कर्ल हमेशा घूर्णन फलनों का ही ज्ञात किया जाता है। तो कर्ल हमेशा किसका ज्ञात किया जाएगा, रोटेशनल फंक्शन का। तो आघूर्णी फलन के लिए कर्ल का मान कितना होता है, हमेशा 0 होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी को भी आघूर्णी फलन प्रूव करना हो तो उसका कर्ल क्या लेंगे, अपन 0 लेंगे। टू अंडरस्टैंड दैट द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द रोटेशन और सर्कुलेशन। तो ये मीनिंग याद रखना है, कर्ल के लिए इंपॉर्टेंट है, रोटेशन और सर्कुलेशन। लेट अस इमेजिन ए वेसल इन विच लिक्विड इज फिल्ड, a hole is made at the lower end of the vessel from which the water comes out. Rotating curl are always function of rotation. Is known the value of curl, the moment function is always 0. तो ई रोटेशनल प्रूफ करना है तो कर्ल हमेशा 0 आएगा।
एक इसका फिजिकल मीनिंग में ये भी लिख सकते हो कि यदि मुझे किसी को कंजर्वेटिव प्रूफ करना था, क्या करना था, मुझे किसी को कंजर्वेटिव प्रूफ करना होता है तो भी उसका कर्ल क्या निकलता है। जैसे मैंने कोई f ले लिया और f का यदि मैं कर्ल निकालूँ और वो कितना आ जाए, 0 हो जाए, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो f होगा वो क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। यदि मुझे इरोटेशनल प्रूफ करना हो, क्या करना हो, इरोटेशनल प्रूफ करना हो, तो उसका भी मैं कोई भी वेक्टर निकालूंगा तो डेल क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यानी यदि मुझे किसी को आगोनी फलन के रूप में शो करना हो, किस फलन में शो करना हो, आगोनी में, तो उसका रोटेशन 0 आएगा। यदि मुझे कंजर्वेटिव प्रूफ करना हो तो 0 आएगा। और यहाँ पे इसका फिजिकल मीनिंग रोटेशनल और परिसंचरण के बेस पे निकाला जाता है। ये इसका था फिजिकल मीनिंग। तो अपने पास ये तो अपन ने जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है कि कर्ल क्या होता है। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि कर्ल किसका निकाला जाता है, तो हमेशा कर्ल वेक्टर फील्ड का निकाला जाता है। और कर्ल को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो यहाँ पे अपन ने केवल ये टर्म देखी है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में इसका डेरिवेशन देखेंगे। उस डेरिवेशन में बताएंगे कि कर्ल को कैसे डिराइव किया जाता है और उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें कर्ल में अपन को कर्ल की डेफिनेशन याद रखनी है कि कर्ल है जो रेखीय समाकलन और उसका जो सरफेस का एरिया है उसका अनुपात होता है, वो क्या कहलाता है, कर्ल कहलाता है। उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और इसका फिजिकल मीनिंग आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में कर्ल के डेरिवेशन के साथ।